नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। अगले कुछ मिनट तक हम आपको बताएंगे आईबीपी न्यूज पर वह वारदात जिसका सीधे आपसे है सरोकार। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से वो सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सरोकार सीधे आईबीपी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं मुनीश मल्होत्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्राइम की दुनिया में आजकल हर जगह चारों तरफ क्राइम इस कदर फैला हुआ है कि लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं। बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 29 साल की एक महिला पूरे 19 दिनों तक के एक फ्रिज में बंद थी, वह भी करीब 40 टुकड़ों के साथ। जिस कमरे में ये फ्रिज था उस कमरे के फर्श तक पर लाश के चीथड़े पड़े हुए थे। क्राइम सीन कुछ ऐसा था कि पुलिस और फोरेंसिक टीम को टुकड़ों के सबूतों को समेटने के लिए एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर के कर्मचारियों तक को बुलाना पड़ गया। फिलहाल कातिल और कत्ल की वजह दोनों ही अभी अंधेरे में है और बेंगलुरु पुलिस उस कातिल को तलाशने में लग गई है। देखिए इस हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बेंगलुरु के मलेश्वरम इलाके में एक महिला की हत्या करने के बाद उसके शव के 30 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब महिला के घर में फ्रिज खोलकर देखा तो शव के टुकड़ों को देखकर होश उड़ गए थे। 21 सितंबर की दोपहर को करीब 3:30 बजे इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी की शक्ल में एक नई किराएदार नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी यहां अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह यह थी कि वह हर रोज अपने घर से सुबह 9:30 बजे निकलती और रात 10:30 बजे के बाद ही वापस आती थी। महालक्ष्मी की मां और बहन भी बेंगलुरु में ही रहते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो जाता है। उसकी मां और बहन लगातार फोन करती हैं पर बात नहीं हो पाती। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसी बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हैं कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कांटेक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी मां और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक महालक्ष्मी की मां को फोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी देता है। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी की मां से बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वह घबरा जाती है। महालक्ष्मी के घर की चाबी मां के पास रहती है। वह फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंच जाती है। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला जाता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आती है कि सभी पीछे हट जाते हैं। कुछ देर के बाद हिम्मत कर वो फिर से अंदर जाते ही फर्श पर हर तरफ खून के निशान, मांस के छोटे छोटे चीथड़े पड़े देखते हैं और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही होती है। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक के साथ सभी 2 उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागते नजर आए। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दिल को दहला देने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। वो फौरन पुलिस को फोन करता है। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच आती है और पुलिस कमरे में जाती है, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि यहां किसी से रुका नहीं जाता। पुलिस टीम ही बाहर निकल गई। फिर डबल मास्क लगाया जाता है। उस डबल मास्क के साथ फिर से पुलिस कमरे के अंदर जाती है, लेकिन जब फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था, सामने सब कुछ दिख रहा था। सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर, बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सर, महालक्ष्मी का सर। अब फ्रिज के बाहर पुलिस की नजर कमरे में फर्श पर पड़ती है। फर्श पर नजर पड़ते ही खुद पुलिस वालों के पांव कांप जाते हैं। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े थे। अब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर यानी सुको को मौके पर बुलाया जाता है।
सुखों के लिए भी एक अजीब क्राइम सीन था यह। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज्यादा मुश्किल है। लिहाजा मदद के लिए सुखों की टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दाघर के स्टाफ को बुलाया। मुर्दाघर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श पर बिखरे लाश के टुकड़ों को समेटा गया और इसी समेटने के दौरान यह अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान टुकड़ों में बटी। इस लाश को अब मुर्दाघर भेज दिया गया। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज क्लिनिक एंड फार्मेसी लोकेटेड निकट लोधी भवन, मोहन रोड, बुद्धेश्वर, लखनऊ। सनराइज क्लिनिक फार्मेसी में एडवांस इमरजेंसी में डॉक्टर्स व राउंड द टॉप क्लास क्वालिफाइड फिजिशियन, अनुभवी स्टाफ, एडवांस इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज, डॉक्टर अवेलेबल। उमेश कुमार MBBS जनरल फिजिशियन, उत्तम पांडे MBBS जनरल फिजिशियन, इमरजेंसी लाइफ सेविंग एवं मेडिकल व क्लिनिक इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। सनराइज क्लिनिक फार्मेसी, कॉन्टैक्ट नंबर 7897341700, 9956569296, 7897341700, 9956569296। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 3 to 4 months ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ 3 months ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಬಂತು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಂತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸರಿನಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಗೊಟ್ಟಲಿ ಪಾಯಸಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಕಾಜಲು ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರು, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. लाश के टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल, ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल की CDR यानी कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को की गई। 2 सितंबर के बाद से न तो इस फोन से कोई कॉल किया गया और न ही कोई कॉल रिसीव किया गया। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान हुआ है। पर सवाल यह है कि आखिर किसी ने महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से आखिर क्यों मारा? आखिर उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है और वो कातिल कौन है? बेंगलुरु पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद ये पता चला कि 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहा करता था। 2019 से ही महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी बिताने की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंच गए। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप के बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। बेंगलुरु में दोनों बेंगलुरु के ही नीलामंगला इलाके के किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों को एक बेटी हुई। 2023 तक सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग अलग रहने लगे और बेटी हेमंत दास के साथ ही रहती थी, जबकि महालक्ष्मी ने 42 कवल इलाके में 5 महीना पहले यहाँ किराए का कमरा लिया। अब यहाँ अकेली रहती थी। हर 15 दिन या महीने में वह एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जरूर जाया करती थी। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की बजाय लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा होता था और इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी हेमंत से अलग रहने लगी। कुछ महीने माँ और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के इस घर में आ गई। उत्तराखंड ಅಶ್ರಫ್ ಯಾರು, ಏನಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ? ಓರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರಿಟಲ್
ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 2023 ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇ ಆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೋದು, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭೇಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ 25 days ago ಐ ಥಿಂಕ್, 25 to 30 days ago. ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ನೆಲಮಂಗ್ಲಾಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಏನಾದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರ? ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ. पुलिस तफ्तीश में यह भी पता चला है कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई और उसका मोबाइल बंद हुआ, तब से महालक्ष्मी के घर पर कभी कोई नहीं आया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर या उसके बाद कभी महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी जिससे उन्हें शक हो। हालांकि क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी के पीछे की वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती है वहां किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक जाना मुमकिन नहीं, कोई भी आसानी से देख सकता है। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि कत्ल से पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी या नींद की दवा दी गई और इसलिए घर से कोई आवाज नहीं आई। जिस तरह लाश के टुकड़े किए गए उसको देखकर भी पुलिस को अंदाजा है कि जल्दबाजी में नहीं हुआ है, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए होंगे, यानी कत्ल के बाद भी वह कई घंटे या बहुत मुमकिन है कि पूरी रात उसी घर में रहा होगा। हालांकि हैरानी इस बात की है कि किसी ने उसे जाते नहीं देखा। जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी उस बिल्डिंग के आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। The case from all angles and more or less the culprit who is or the prime suspect who is likely to have committed this ghastly offence is identified. The only thing is we are yet to apprehend him, in the sense we have not yet caught him. So as and when the person is caught and further his interrogation is done, then we will be able to provide further details regarding the case. He is an outsider. पुलिस को उम्मीद है कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। वैसे जो यह पुलिस यह जानती है कि कातिल भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है, तो जाहिर है कि वो कातिल का असली नाम और चेहरा भी जरूर जानती होगी। लिहाजा उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द वो चेहरा और नाम भी सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव।